Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि स्पेशल इंग्लिश क्लास 12 के इस चैप्टर नंबर 5 यानी कि आवर कैजुअल ट्री से अब तक बोर्ड एग्जाम में 4 सवाल पूछे जा चुके हैं 3 मार्क्स के। यानी कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपको 3 मार्क्स गेन करने का बहुत ही अच्छा चांस है। स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 आवर कैजुआना ट्री। जी हां, जिसे लिखा है तोरू दत्त ने। आवर कैजुआना ट्री एक पोयम है जिसे लिखा है तोरू दत्त ने, और ये पोयम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से अब तक 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस साल हुए 2020 के बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैजुआना ट्री पोएट के लिए बहुत ही ज्यादा डियर, जो बहुत ही ज्यादा प्यारा क्यों है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं कि आवर कैजुआना ट्री की पोएटेस कौन है। उस पोएट का पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे, साथ ही साथ इस पोएम का हम ओवरव्यू भी देखेंगे, इसकी थीम भी जानेंगे, साथ ही साथ इस पूरे पोएम की इंग्लिश और हिंदी दोनों में समरी भी पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग है और लिटरेचर नॉलेज से पूरा भरपूर रहना है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स तो दिला ही देगा कम से कम। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी इस तरह के और भी कंटेंट बनाने के लिए, और मैं आपके लिए इस तरह के और भी चैप्टर्स के नए नए वीडियोस बनाकर लाता रहूंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से पढ़ाई कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, चलिए बिना किसी और देरी के हम शुरू करते हैं। आवर कैजुआना ट्री यानी कि बरगद का पेड़। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैजुआना ट्री रेफर किया जा रहा है एक बिग बनियान ट्री को, यानी बड़ा सा बरगद का पेड़, जिसे लिखा है तोरू दत्त ने। एक ऐसी पोएट है जिनकी एज बहुत ही कम एज में, अर्ली एज में, यानी कि 21 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। जी हाँ, लेकिन अपने डेथ से पहले इन्होंने कुछ कमाल का लिटरेचर लिखा है, यानी कई सारी पोएम्स लिखी हैं जो बहुत फेमस है। तो चलिए उन्हीं की बात हम करने वाले हैं। तो आवर कैजुआना ट्री एक ऐसा ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जिसे लिखा है तोरू दत्त ने। अब ऑटोबायोग्राफिकल पोयम क्या होता है? बायोग्राफी मतलब किसी की लाइफ के ऊपर आप कुछ कहानी लिखते हैं तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। अगर आप खुद की लाइफ कर खुद ही कहानी लिख देते तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ। जी हाँ, तो अगर कोई पर्सन किसी की लाइफ पर स्टोरी लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। और खुद की लाइफ पर इंसान खुद ही लिख दे कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है या मेरी लाइफ के इंसिडेंट्स ये हैं, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो कैजुआना ट्री जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, यानी कि तोरू दत्त ने अपने जीवन में घटी सत्य घटनाओं को, यानी जो ट्रू इंसिडेंट हुए उनकी लाइफ में, उनकी चाइल्डहुड में, उसे ही उन्होंने इस पोयम में लिखा हुआ है। तो आवर कैजुआना ट्री एक पोयम है जिसे किसने लिखा है? तोरू दत्त ने लिखा है। ठीक, तोरू दत्त कौन है? एक ऐसी राइटर है, ऐसी पोएटेस हैं जिनकी डेथ हो गई थी बहुत ही अर्ली एज में। जी हाँ, 4 मार्च 1856 को इनका बर्थ हुआ था और 30 अगस्त 1877 को इनकी डेथ हो गई, यानी 21 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने कई भाषाएं सीखी हैं, कई भाषाएं इन्हें आती हैं और उन भाषाओं में इन्होंने लिटरेचर लिखा हुआ है। और फिलहाल हम बात करते हैं कैजुआना ट्री की और इनके इस लिटरेचर और इस रचना की हम बात करेंगे। तो ये कैजुआना ट्री जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ना। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए what sort of poem our कैजुआना ट्री is, तो इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी कि स्वयं की लाइफ पर लिखी हुई कविता है, जिसे किसने लिखा है? तोरू दत्त ने लिखा है। और तोरू दत्त कौन है? एक ऐसी राइटर है जिनका बर्थ हुआ है 4 मार्च 1856 को और उनकी डेथ हुई है 30 अगस्त 1877 को। बहुत ही कम उम्र में, प्री मैच्योर उम्र में इनकी डेथ हो गई है, यानी सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में। ये जो पोयम है ये पब्लिश हुई थी 1881 में, है ना। द ऑटोबायोग्राफिकल पोयम ऑफ तोरू दत्त, दैट इज आवर कैजुआना ट्री, वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1881। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 वर्ड में, मे बी, है ना। तो याद रखिएगा कि आवर कैजुआना ट्री को पब्लिश कब किया गया है? 1881 में किया गया, उनकी डेथ के बाद पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आवर कैजुआना ट्री एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जिसे तोरू दत्त ने लिखा है और ये पोयम पब्लिश हुई थी 1881 में। ठीक है, अब सवाल आता है कि इस पोयम को किस टॉपिक पर लिखा गया? अपनी लाइफ पर उन्होंने लिख तो दिया, लेकिन कौन से इंसिडेंट पर लिखा? तो देखिए, जो इसका थीम है, पोएट सिंग्स ग्लोरीज ऑफ द कैजुआना ट्री एंड डिस्क्राइब इट इन
डिटेल। जो पोएटेस है यानी कि जो कवित्री हैं, जो पोएट है इस कविता की तोरू दत्त, उन्होंने इसमें गाया है, क्या गाया है, कैजुनाटी के गुण को गाया है, यानी कैजुनाटी कितना महान है, कितनी अच्छी बातें हैं, उसकी तारीफ की है, उसकी खासियतों को यहाँ पर लिखा हुआ है। पोएट सिंग्स द ग्लोरीज ऑफ द कैजुना ट्री एंड डिस्क्राइब्स इट इन डिटेल, और उसको बहुत ही बारीक से, उसके पत्तियां कैसे हैं, उसकी डाली कैसे है, तना कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, हर एक बारीकी उसकी बताई है, उसको डिटेल में विस्तार पूर्वक बताया है। किसने, पोएटेस ने। तो ये हमारे पोएम की थीम है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आवर कैजुना ट्री की थीम क्या है, इस पोएम की थीम बताइए। तो इस पोएम की थीम क्या है कि द पोएटेस तोरू दत्त सिंग्स द ग्लोरीज ऑफ द कैजुना ट्री एंड डिस्क्राइब इट इन डिटेल। वो कैजुना ट्री की ग्लोरी को यानी उसकी तारीफें करती हैं, उसकी गाथा गाती हैं, साथ ही साथ उसे बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब करती हैं। ठीक है, तो ये थीम हो गया, ये पब्लिकेशन हो गया, ये व्हाट सॉर्ट ऑफ पोएम हो गया, साथ ही साथ पोएट का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कैजुना ट्री जो पोएम है वो हमें क्या बताता है। तो कैजुना ट्री जो पोएम है ये रिमाइंड करता है, याद दिलाता है, ये जो कैजुना ट्री है, ये जो पेड़ है, याद दिलाता है पोएटेस को, कवित्री को। उसे देखकर क्या याद आता है, तो पोएटेस को याद आता है उनके जो ब्रदर हैं, उनके ब्रदर जिसकी बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी, उनकी सिस्टर, छोटी सिस्टर जिसकी बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी। जी हाँ, उनका जो ब्रदर है अब्जू और उनकी सिस्टर आरू है ना, इन दोनों की डेथ हो गई थी बहुत ही अर्ली एज में, जिनके साथ वो बचपन में इस पेड़ के नीचे खेला करती थी, उस पेड़ के नीचे छांव में आराम क्या करती थी, इंजॉय क्या करती थी, यानी इनकी बहुत सारी मेमोरीज इस पेड़ के साथ जुड़ी है। तो कैजुना ट्री जो है पोएट को रिमाइंड कराता है, पोएटेस को कैजुना ट्री रिमाइंड, याद दिलाता है उनके लॉस्ट ब्रदर अब्जू और सिस्टर आरू की। याद रखिएगा, द पोएट द कैजुना ट्री रिमाइंड्स द लॉस्ट ब्रदर अब्जू एंड हर सिस्टर आरू, है ना, जो खो गए हैं, यानी जिनकी बहुत ही कम एज में, प्री मैच्योर एज में उनकी डेथ हो चुकी है, वो भाई बहन अब्जू और आरू की याद उन्हें दिलाता है। कौन, ये कैजुना ट्री। दूसरी बात, एक तो हमें दिखता ये है कि ये पोयम एक्चुअली कैजुना ट्री की तारीफ कर रहे हैं, पेड़ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये तो सिर्फ एक मीडियम है। जनरली ऐसा तो नहीं है कि कैजुना ट्री की बात की जा रही, सिर्फ पेड़ तो सिर्फ एक बहाना है, पेड़ तो सिर्फ एक माध्यम है, ताकि पोएटेस अपने बचपन की यादों को जी सके, यानी आज की प्रेजेंट लाइफ उनकी कैसी है और पास्ट में कैसी हुआ करती थी उसे लिंक करने का। तो कैजुना ट्री जो एक मीडियम है टू लिंक पोएट्स पास्ट विथ प्रेजेंट। पोएटेस जो है वो क्या करती हैं, अपने प्रेजेंट में, आज जब वो बड़ी थी, यानी जब वो 20 इयर्स की एज में, 18 इयर्स की एज में आ चुकी हैं, तो वो क्या सोचती हैं कि ये जो भी कविता है, मींस ये जो भी कैजुना ट्री के ऊपर लिखी गई पोएम है, वो खुद लिखती हैं, तो जब गाती हैं, लिखते वक्त तो सोचती हैं कि कैजुना ट्री जो है पास्ट में ऐसा हुआ करता था, पास्ट में मैं और मेरा भाई और मेरी बहन हम इस तरह से खेला करते थे, सिर्फ हम लोग नहीं खेलते थे, इसके आसपास आके बहुत सारे लोग आराम करते थे, ये पेड़ बहुत पक्षियों को भी बहुत आराम देता था, ना, बहुत सारी चिड़ियों की चहचहाहट इस पे गूंजती रहती थी, इस पे मधुमक्खियां, चिड़िया सब उड़ते रहती थी, बहुत फेमस, बहुत अच्छा पेड़ था। ठीक, अभी भी है वो पेड़, ऐसा नहीं कि नहीं है, बस वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आगे कहानी में भी बताया गया, तो हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, पोएम जो है वो अंडरलाइन करती है इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरीज इन ह्यूमन लाइफ। ये पोएम हमें बताती है कि किसी इंसान की लाइफ में, किसी भी मनुष्य की लाइफ में मेमोरीज, यादों का क्या महत्व होता है। यादों के सहारे ही हम अपनों को याद करते हैं, उनके साथ बिताए गए अच्छे पलों को देखकर खुश होते हैं, उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, कभी कभी उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को सोचकर हमें दुख भी होता है। तो ये जो पोयम है कैजुना ट्री, ये हमें दर्शाता है, दिखाता है कि मनुष्य के जीवन में, हम ह्यूमन के लाइफ में मेमोरीज, यादों का कितना ज्यादा महत्व है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पूरा कैजुना ट्री, पोएटेस और साथ ही साथ पोएम का पूरा इंट्रोडक्शन दिया, इसका थीम भी देखा। ठीक, एक बार फिर से हम रिवाइज कर दें कि आवर कैजुना ट्री को किसने लिखा है, तोरू दत्त ने लिखा है, जिनके डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1856 और डेथ हो गई थी 30 अगस्त 1877, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 21 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। दूसरी बात कि ये पोएम जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम वो होती है जो अपनी खुद के लाइफ पर कोई पोएम लिखे तो उसे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहते हैं। दूसरी लाइफ पर लिखना बायोग्राफी, अपनी लाइफ पे लिखना ऑटोबायोग्राफी। ठीक, और ये पोएम पब्लिश हुई थी 1881 में। इस पोएम की थीम क्या है कि पोएट इसमें गाती हैं, किसका गुणगान गाती हैं, किसका, कैजुना ट्री का। पोएट सिंग द ग्लोरीज ऑफ द कैजुना ट्री एंड डिस्क्राइब्स इट इन डिटेल। तो उसका इस कैजुना ट्री की गाथा गाती हैं, इसकी तारीफ करती हैं और उसे बहुत ही डिटेल में, उसमें विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करती हैं। ठीक है, उसके बाद एक कैजुना ट्री की बात कर लेते हैं, तो पोएटेस की बात होगी, उसकी थीम की बात होगी। अब हम बात करें कैजुना ट्री की, तो कैजुना ट्री जो है पोएटेस को याद दिलाता है उनके खोए हुए भाई और बहन की। जी हाँ, इट रिमाइंड्स हर लॉस्ट ब्रदर अब्जू एंड सिस्टर आरू। दूसरा कि ये जो कैजुना ट्री है ये तो सिर्फ एक मीडियम है लिंक करने का, किसको लिंक करने का, पोएट के पास्ट और प्रेजेंट का। इट इज मीडियम टू लिंक पोएट्स पास्ट विथ
प्रेजेंट। साथ ही साथ ये कैजुना ट्री हमें दिखाता है, हमें दर्शाता है, ये पोयम जो है हमें बताती है कि हम ह्यूमन के लाइफ में हमारे लिए मेमोरीज का कितना इंपॉर्टेंस है। इट अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरीज इन ह्यूमन लाइफ। तो स्टूडेंट्स ये बात होगी कैजुना ट्री की, उसके थीम और उसके इंपॉर्टेंस की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे पोयम की एक ओवरव्यू की। सो स्टूडेंट्स, इस पोयम की इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, इसके थीम की बात कर लेने के बाद और पोएटेस के इंट्रोडक्शन को जान लेने के बाद अब हम बात करते हैं इस पूरे पोयम की ओवरव्यू समरी की। जी हाँ, इसके इंग्लिश और हिंदी समरी को हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसकी समरी है। तो इसकी समरी देखने पे हमें पता चलता है, इस पूरे पोयम को शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए, समरी बताई जाए, तो उसको आपको एग्जाम में अक्सर लिखने आता है कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है पोयम का, या इसकी समरी क्या है, ऐसा पूछा जाता है। तो चलिए हम उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो पोयम है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि दिस पोयम इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैजुना ट्री। ये जो पोयम है कैजुना ट्री का क्या है, पूरा तरह से वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है। साथ ही साथ ये जो पेड़ है कैजुना ट्री, इसकी उपमा मतलब इसे किसको कहा गया है, बनियान ट्री को, बरगद के बड़े से पेड़ को कहा गया है कि ये क्या है, कैजुना वृक्ष है, जो कहां पर उगा हुआ है, पोएटिस के गार्डन में, उनके बगीचे में। जो पोएटिस है तुरुदत्त, उनके बगीचे में उगा हुआ है। ठीक, फिर वो आगे कहती हैं द क्रीपर ग्रू लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइडिंग राउंड एंड राउंड द ट्री। वो कहती हैं कि इसके साथ लगा हुआ एक आरोही का पौधा, मतलब जो बेला होती है गोल गोल, आपने देखा होगा कि जो बेला होती है वो लपेटती है, किसी पेड़ के सहारे से चढ़ जाती है ना, फिर वो क्या करती है, पेड़ को ही सुखा देती है। तो उस कहते हैं कि ये जो आरोही का पौधा जैसा बेला जो है वो अजगर की तरह, सांप की तरह से गोल गोल लपेटे हुए है। ये पेड़ काफी बड़ा हो गया है, दूसरा कोई पेड़ इसके आसपास उग नहीं पाया है ना। द ट्री ग्रू वेरी हाई, no other tree could grow near it. The birds and bees flew over around it with their sweet songs. इसके चारों ओर जो ऊपर जो है पक्षी मंडराते हैं, मधुमक्खियां मंडराती हैं, भौरे वगैरह, और वो क्या करते हैं, गाना गाते रहते हैं, हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। Men used to repose under its shade. The poet was also delighted to rest here, है ना। कवित्री कहती है कि उन्हें भी बहुत यहाँ आराम लगता है, साथ ही साथ दूसरे लोग भी इसकी छाया के नीचे, इसकी शेड में, छांव में आराम करते थे। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ है समरी का। आगे और पोएटिस कहती हैं अपनी पोएम में कि इट लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव ड्यूरिंग विंटर। ये जाड़े के दिनों में, सर्दियों के दिनों में काफी आकर्षक लगता था, है ना, बहुत ही अच्छा दिखता है। कोयल इसके झुरमुट से दिन का स्वागत करती है, यानी कि कुक्कू जो होती है, कोयल इसे कुक्कू कहा गया है, कुक्कू यूज्ड टू हेल द डे फ्रॉम इट्स बॉ, यानी उसके झुरमुटों से, झाड़ियों में कहीं ना कहीं कोयल क्या करती है, गूंजती है, आवाज अपनी चिल्लाते रहती है, गाते रहती है ना। और इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड वास्ट, ये बहुत ही बड़ा था, विशाल था और बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल था। साथ ही साथ इसका सौंदर्य इस तथ्य में भी था, यानी कि इसकी ब्यूटी सिर्फ बड़े होने से नहीं है, सिर्फ कुक्कू से या बर्ड से नहीं है इसकी ब्यूटी। इसकी ब्यूटी की एक और खास बात है कि यह जो पेड़ है, ये कवित्री यानी पोएटिस के बचपन की बहुत सारी यादों की याद दिलाता है, यानी बहुत सारी यादों की रिमाइंडिंग हो जाती है पोएटिस को ना। Its magnificence led in the fact that the poet had several memories of her childhood under the tree. इसी पेड़ के नीचे उन्होंने बहुत सारी बचपन की यादें जी हैं। The memory of her dear one is also attached with it. पोएटिस की जो प्यारे लोग हैं, उसके बहुत ही पसंद वाले लोग हैं, जैसे उसके भाई और उसके बहन, यानी कि जिसे उन्होंने खो दिया बहुत पहले ही, उनकी यादें भी इसी पेड़ के साथ जुड़ी है। इसलिए पेड़ क्या है, और महान है, ये पेड़ और अट्रैक्टिव है। इट रिकॉर्ड द डेथ ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर हु डाइड प्रीमेच्योरली, है ना। ये उन्हें उनके खोए हुए भाई और बहन की याद दिलाता है, जो बहुत ही प्रीमेच्योर यानी कि कम उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी। साथ ही साथ द ट्री हैड शेयर्ड ऑल हर मॉर्निंग, और वो कहती हैं कि ये जो पेड़ है उनके सारे दुखों को शेयर किया हुआ है, यानी पेड़ ने भी उनके सभी दुखों को उनके साथ भोगा था, यानी कि शेयर किया था। किसी ने, कवित्री जो है अपना दर्द किसी और को नहीं बता पाती, पर वो पेड़ के नीचे बैठती, रोती या याद करती, तो उन्हें लगता है कि पेड़ भी उनकी यादों को महसूस कर सकता है, उसने भी उस दर्द को बांटा है। इसका पौराणिक महत्व भी है, यानी कि इसका एक क्लासिकल वैल्यू भी है। यहाँ पर जो लोग हैं वो योग मुद्रा में आकर बैठते हैं, यानी प्राणायाम करते हैं योगा के सिचुएशन में। जैसा आपने देखा होगा ना, लोग मॉर्निंग वॉक को आते हैं तो कैसा करते हैं, सुबह योगा वगैरह करते हैं, उस प्रकार की चीजें भी यहाँ की जाती है ना। कवित्री इसके प्रति इज्जत और प्यार की भावना रखती है तथा इसके लिए जीवन से भी अधिक प्रिय है, और उनके लिए जो ये पेड़ है ना, बहुत ज्यादा प्यारा है। ठीक, all the times one feels a trance like situation to her, the poet as honor and love for the tree and it is for her dearer than life, यानी उन्हें ये जो पेड़ है अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा, अपने जीवन से भी ज्यादा प्यारा है। वो कहती हैं, कौन कहती है, पोएटिस कहती हैं। ठीक, she feels sad at the thought that the tree may perish one day, लेकिन वो इस ख्याल से दुखी हो जाती हैं कि ये पेड़ भी एक ना दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। उसे इस सोच से दुख होता है कि एक दिन यह पेड़ भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो सोचती है, वो कामना करती है, वो इच्छा रखती है कि इस पेड़ को बचाया जा सके ना।
वो सोचती हैं कि शी विशेस इफ शी कुड सेव इट, वो उसे बचा सके, बट नो वन कैन डू इट बिकॉज इट इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड द ट्री विल मीट इट्स एंड वन डे। पर ऐसा चाह कर भी कोई इसे बचा नहीं सकता, क्योंकि एक प्राकृतिक घटना है। कोई भी पेड़ जो होता है बड़ा होता है, फिर सूखता है, मुरझाता है और उसकी फाइनली डेथ हो जाती है, लेकिन इसको कोई बचा नहीं सकता। नथिंग इज इमोर्टल नाइदर मैन नॉर ट्री, और कुछ भी अमर नहीं है, इमोर्टल नहीं है, चाहे इंसान हो या पेड़ हो, कोई अमर नहीं है। हर किसी को एक ना एक दिन समाप्त होना है। जैसे उसके भाई बहन समाप्त हो गए, अब पेड़ भी समाप्त हो रहा है, उसी प्रकार कवित्री भी समाप्त हो जाएगी, ऐसा पोएटिस कहती है। फिर बाद में वो कहते हैं कि बट स्टिल द पोएटिस विशेस दैट द ट्री विल ओवरकम ऑल द कर्स ऑफ नेचुरल लाइफ एंड बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ पोएटिस लव, है ना। लेकिन इसके बाद भी क्या कहती हैं पोएटिस कि एक ना एक दिन किसी प्रकार से क्या हो जाएगा, वो सोचती हैं कि किसी तरह से इच्छा करती हैं कि इस पेड़ को बचाया जा सके। वो कामना करती हैं कि यह पेड़ हर तरह के श्राप से बचा रहेगा और कवित्री के असीमित प्यार से उसकी कविता में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। यानी कि उनका विश्वास, उनका फेथ है कि जितना वो अपने पेड़ की केयर करती हैं, जितना पेड़ के साथ अटैचमेंट है, पेड़ से जितना लव करती हैं, एक ना एक दिन ये पेड़ क्या हो जाएगा, बच ही जाएगा, समाप्त नहीं होगा, वो मौत के मुंह से भी वापस आ सकता है। द ट्री विल रिमेन अलाइव इन हर पोएम, और कहते हैं कि ये जो ट्री है, ये जो पेड़ है, उनकी यादों हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा जीवित रहेगा। तो वो सच बात है। इतने समय पहले उनकी डेथ हो गई है, हम 1877 हमने देखा कि 1877 में उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन आज भी उनकी पोएम हम पढ़ते हैं और कवित्री की याद करते हैं, उस पोएम, उस पेड़ की याद करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी समरी आवर कैजुना ट्री की, जिसे हमने इंग्लिश और हिंदी में देखा। अगर आप डिटेल में इसके नोट्स जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको डिटेल में नोट्स भी मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंटली एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार पूछे जा चुके हैं, तो वो 4 क्वेश्चन ये हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन, हाउ हैज द कैजुना ट्री हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, कैसे कैजुना ट्री को पर्सोनिफाइड यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह नाम दे दिया गया है, उसे कैसे ही एक पेड़ से, थिंग से उसे ह्यूमन की तरह बना दिया गया, पर्सोनिफाइड कैसे किया गया, उसे नाम कैसे दिया गया, तो बताना पड़ेगा कि पेड़ को कितना डिटेल में डिस्क्राइब करती है। 2 बार पूछा जा चुका है, 2016 में भी, 2019 में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो एग्जाम होगा 2021 है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। दूसरा, फॉर व्हाट रीजन इज कैजुना ट्री डियर टू पोएटिस, किस कारण की वजह से कैजुना ट्री अत्यंत प्रिय है पोएटिस को, कवित्री को, यानी कि तोरू दत्त को ये कैजुना ट्री इतना क्यों पसंद है ना। तो ये सवाल भी पूछा गया था 2011 और अभी इस साल जस्ट हुए एग्जाम में 2020 में, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इस पेड़ के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, ठीक। Who exhales a dirge like murmur and for what reason, जी हाँ, dirge like murmur मतलब तड़प, जो भी तड़प है पोएटिस की, कवित्री की, उसे कौन एक्सेल, कौन सहता है, कौन सोखता है, तो बताना पड़ेगा कैजुना ट्री सोखता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ बहुत जुड़ा है, उनकी यादें जुड़ी हैं, ऐसा कहती है पोएटिस, है ना। तो ये भी 2018 में पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला, एक्सप्लेन अननोन, यानी पोएम की कोई भी 2 लाइन उठाकर दे देगा, 3 लाइनों में से उसे एक्सप्लेन करने बोलेगा। तो अननोन एट वेल नोन, अनजान होकर भी बहुत जाने पहचाने लगते हैं, टू द आई ऑफ फेथ, अगर हम विश्वास की आंखों से देखें, विश्वास, मन के विश्वास से सोचे, तो अननोन लोग भी हमें नोन लगते हैं। पेड़ अनजान है लेकिन फिर भी पेड़ हमारे लिए क्या बहुत नोन है, पोएटिस के लिए, पोएटिस ऐसे कहती हैं क्योंकि मैं उस पर विश्वास करती हूँ। और ये पोएम क्वेश्चन भी आया था 2012 में, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यदि आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पोएम के एक्सट्रैक्ट, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी पोएम आवर कैजुना ट्री। स्टूडेंट्स, अगर आप और भी इसी तरह के चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे कि द डायमंड नेकलेस, और साथ ही साथ इसके बाद इन्वोकेशन पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, साथ ही साथ गुड बाय पार्टी टू पुष्पा टीयर्स, ये सब अगर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जी हाँ, इन सब चैप्टर्स की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ ग्रामर की वीडियो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इंग्लिश का 2012 में जो पेपर आया था उसका रिव्यू भी वीडियो पे जल्द से जल्द इस चैनल पर अपलोड हो जाने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर रख दीजिए। स्टूडेंट्स, इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस और न्यूज देखने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो आवर कैजुना ट्री चैप्टर 5। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए स्टडी क्लास। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।